हेलो। नमस्कार साथियों, मैं अनुष्का एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सहपाठी में। तो साथियों, आज मैं लेकर आई हूँ यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें। तो ये राजेंद्र बाला घोष जी की कहानी है। तो जैसे हम कहानी शुरू करने से पहले लेखिका के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, जो बंग महिला के नाम से लिखती थी। इनका वास्तविक नाम क्या था? राजेंद्र बाला घोष जी। जो ये हिंदी की प्रथम कहानीकार श्रीमती राजेंद्र बाला घोष, छंदम नाम बंग महिला का जन्म कब हुआ था? 1882 में बनारस में हुआ था। बंग महिला हिंदी नवजागरण की पहली छापामार लेखिका थी। मतलब ये अपनी हिंदी की पहली छापामार लेखिका थी। इनके पिता का नाम था रामप्रसन्न घोष और माता का नाम नीदर वाशनी घोष था। और ये क्या थी? इनको जो बचपन में इनका जो बचपन का नाम था, उनको रानी और चारुबाला के नाम से पुकारा जाता था। ये एक बंगाली परिवार से बिलोंग करती थी और ये आकर के इनके जो पूर्वज थे वो बंगाल के थे और फिर ये बनारस में रहने लगे थे। इनका विवाह पूर्णचंद्र के साथ हुआ था। 1904 से 1917 तक उनकी रचनाएं विभिन्न प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। अपने दो बच्चों की असमय मृत्यु और पति के निधन से वे टूट गई। इन दोनों सदमों के कारण वे मौन हो गई और लेखनी को भी विराम दे दिया। क्या हुआ कि मतलब इनके दो बच्चे थे, उनकी भी मृत्यु हो गई और इनके जो पति थे उनकी भी मृत्यु हो गई। तो उसने क्या किया, इन्होंने लिखना छोड़ दिया। इनकी जो कहानियां हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में, सन भी याद रखिएगा क्योंकि नेट का एग्जाम से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सन है, प्रकाशन वर्ष है और लेखक का नाम है, रचना है, ये तो ध्यान रखना है। कभी कभी क्रम से भी लगाने को दे देता है, इसलिए सन जरूर ध्यान रखिएगा। और किस पत्रिका में भी पूछ सकता है कि ये रचना किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो कुंभ में छोटी बहू 1906 में, दुलाई वाली जो है 1907 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अब ये भी पूछ सकता है कि दुलाई वाली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। भाई बहन 1908 में बाल प्रभाकर पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। दलिया 1909 में, हृदय परीक्षा जो है ये भी सरस्वती पत्रिका में, हृदय परीक्षा इनकी जो 1915 में ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। तो ये थी इनकी कुछ कृतियाँ। और क्या रहता है कि ये बांग्ला भाषा में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु है जो इसमें नहीं दिए गए हैं, तो वो भी जान लीजिए कि ये बांग्ला भाषा में प्रवासिनी नाम से लिखती थी। किस नाम से? प्रवासिनी नाम से, प्रवासिनी नाम से लिखती थी। और ये बंगाली परिवार से बिलोंग करती थी। इनकी मृत्यु जो हुई थी 24 फरवरी 1949 को। और मतलब इन्होंने इतना आक्रामक लेखन द्वारा अपनी पुरुष सत्ता समाज की जो है चूल्हे ढीली कर दी। और ये छापामार लेखिका थी, प्रथम लेखिका थी। ठीक है, तो चलिए अब देर न करते हुए कहानी की ओर चलते हैं। चंद्रदेव से मेरी बातें। कहानी पहले निबंध के रूप में 1904 के सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। पहले ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुई थी। फिर मैंने कहा ना, जैसे ये प्रारंभ की जो पंक्तियां हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, इनको जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा। पहले निबंध के रूप में प्रकाशित होती है, बाद में इसे कई पत्रिकाओं में कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया और बाद में इसे कहानी के रूप में प्रकाशित किया गया। लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने, अब लक्ष्मी सागर वैष्णव जी की नाम पूछ सकता है, अपने निबंध नवनीत में लिखा है,
नवनीत में लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं एक निबंध है। क्या कहा है उन्होंने कि लक्ष्मी सागर वैष्णव जी ने अपने जो निबंध है नवनीत में उन्होंने लिखा है कि चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी नहीं है निबंध है। यह पत्रात्मक शैली में लिखा गया है। किस शैली में लिखा गया है? पत्रात्मक। अब ये भी पूछ सकता है कि चंद्रदेव से मेरी बातें किस शैली में लिखा गया है, तो ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई पहली कहानी है जिस पर शिव शंभू के चिट्ठे का प्रभाव देखा जा सकता है। तो इस पे किसका प्रभाव देखा जा सकता है? शिव शंभू के चिट्ठे का। बंग महिला, इस कहानी में अर्थनीति और राजनीति को केंद्र में रखकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन और उनकी व्यवस्था पर व्यंग किया है। ठीक है, किस पे व्यंग किया गया है? लॉर्ड कर्जन पे। पदोन्नति के लिए सिफारिश और चाटुकारिता का वर्णन किया गया है। इसमें चाटुकारिता और सिफारिश, इसमें तत्कालीन समय के सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याओं का चित्रण किया गया है। किसका? सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्याओं को दर्शाया गया है। बंगाल विभाजन सरकार के स्तर पर 1903 में शुरू हो चुकी थी और 1904 में तत्कालीन अंग्रेजी सरकार के द्वारा यह विचार जनता के सामने प्रकाशित हुआ। बंग महिला ने बांग्ला साहित्य का हिंदी अनुवाद किया और जो कई पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुआ। इस रचना में हिंदी, अंग्रेजी और हिंदी के तत्सम शब्दों की बहुलता है। इस कहानी में देश की बदहाल आर्थिक दशा और देश में फैली बेरोजगारी एवं नारी के साथ अमानवीय व्यवहार का भी जिक्र है। किसमें? इसमें कौन कौन से फैक्ट लिए गए हैं? बेरोजगारी का है, दूसरे देश की आर्थिक दशा और तीसरी जो है नारी के अमानवीय और व्यवहार पर जिक्र किया गया है। ये जो कहानी के कुछ फैक्ट हैं कि क्या इसमें तथ्य हैं तो उनको दिखाया गया है। सन 1911 में नागरी प्रचारी सभा वाराणसी से प्रकाशित उनकी पुस्तक कुसुम संग्रह में इस संग्रह का संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। कौन सा संग्रह है? कुसुम संग्रह। और ये कहाँ से? काशी नागरी प्रचारी पत्रिका वाराणसी से किया गया था, शुक्ल जी ने किया था। ठीक है। इस कहानी में लेखिका संवादात्मक शैली में चंद्रदेव से बातें करती है। कहानी में मुख्य दो पात्र है, एक तो भगवान चंद्रदेव और स्वयं लेखिका जो बंग महिला के नाम से जानी जाती हैं। भगवान, अब ये जो थे कहानी के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं कहानी की ओर। क्या है? भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम है। कौन कह रहा है? बंग महिला कह रही है अपने को दासी। आज मैं आपसे 2-4 बातें करने की इच्छा रखती हूँ। ये प्रारंभ की पंक्तियाँ मैंने पहले बता दी हूँ कि ये इंपॉर्टेंट होती हैं, इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। देखो, सुनी अनसुनी सी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाश मंडल में चिरकाल से वास करते हैं। क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही साथ अवश्य आपकी भी सृष्टि हुई होगी। क्या कह रही है? कि आप बहुत चिरकाल से इस आकाश में निवास करते, तो जब सृष्टि हुई थी, जब सृष्टि के साथ ही आपका भी क्या हुई थी? आपकी भी सृष्टि हुई थी। आप ढेर दिन के पुराने बूढ़े कहे जा सकते हैं। क्या है? आप बहुत दिनों के बूढ़े बुजुर्ग कहे जा सकते हैं। या क्यों? क्या आप डिपार्टमेंट, महकमे में ट्रांसफ़र, बदली होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती है? बड़ी खेद की बात है। यहाँ पे व्यंग कर रही हैं। बड़ी खेद की बात है, यदि आप हमारी न्यायशीलता गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस नौकरी करते होते तो अब तक आपकी बहुत कुछ पदोन्नति हो गई होती और ऐसी पोस्ट पर रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी ऐसे पुनीत और शांति आश्रम में बैठकर हरि नाम स्मरण कर अपना परलोक बनाते। यह हमारी बड़ी भारी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए। आप तो
अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ है। क्या कह रहे हैं, आप, मैं भूल गई, आप तो अमर हैं। तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। ठीक है, वो कंपेयर कर रहे हैं कि अगर भगवान जी को, चंद्रदेव जी को अमृत दे दिया था और वो अमर हो गए, तो अंग्रेज अगर अपने जाति का पक्ष रखते हैं तो इसमें क्या ही आश्चर्य है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेजी जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भिजवा दें। किसके पास भिजवाने के बोले, लॉर्ड कर्जन। आशा है कि वे आपके आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों के भ्रांति कृष्णांग तो है ही नहीं, जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरंग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कुशल और सरल स्वभाव महात्मा है। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बनकर आएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके वे अवश्य ही भिजवा देवेंगे, क्योंकि आपको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। क्या है, आपको कमीशन और मिशन दोनों ही प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदि में प्रचलित थे, वे ही सब अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश पाताल का सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। क्या है, बचपन से ही चश्मा लगाने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीणप्रभ भारत को उतनी दूर से भलीभांत ना देख सकते होंगे। ये तो आपसे सादर कहती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख तो जाइए। यद्यपि इस बात को जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ पर, 8वें दिन ही नहीं तो 1 महीने में 1 दिन अर्थात अमावस्या को तो आपको हॉलीडे मतलब छुट्टी अवश्य रहती होगी। कब, अमावस्या को आपको हॉलीडे अवश्य रहता होगा। यदि आप उस दिन चाहे तो भारत भ्रमण कर सकते हैं। किस दिन लेखिका बात कर रही है, घूमने के लिए अमावस्या को, कि इनका हॉलीडे होता होगा। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे सहसा देखकर आपकी बुद्धि जरूर चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण शीघ्रता के कारण ना हो सके तो केवल राजधानी कोलकाता को ही देख लीजिए। देख लेना तो अवश्य ही उचित है। वहाँ कल कारखानों को देखकर आपको यह अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लड़कदादा निकले। यही क्यों आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनो, जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अठखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मानुष के हाथों का खिलौना हो रही है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर कर मेघमाला तथा पर्वतों की ओट से सिंधु के गोद में जा सकते हैं, उसी समय यही नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी अपनी, अब ये नाम याद रखिएगा, ये नीरदवासिनी, विश्वमोहिनी, सौदामिनी। अब ये ऐसा पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक नाम नहीं होगा और एक कोई अलग हटके रख देगा, तो ये नाम उज्जवल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। ये नाम याद रखिएगा। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने हैं। किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। बैल, हंस और चूहे का और हाथी का नाम आया है।
और इसी जगह एक शेर का दे देगा और बोलेगा इसमें से चंद्रदेव की कहानी में किसका नाम नहीं आया है। पर यहाँ तो सारा बोझ आपको चपला और अग्निदेव के माथे पर मढ़ा गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, क्या शूद्र, क्या चंडाल, इन सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभु गढ़ को जहाँ कुछ कठिनाई का सामना आ पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बिजली को लापटका। बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादन कर लेते हैं और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं। जिस बेउमवासिनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करे बेचारी के भाग्य में विधाता ने दासी व्रत ही लिखा था। हरिपदोदवा त्रैलोक के पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आए हैं। वह भी अब उस स्थान में बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर जहाँ तहाँ मोटे मोटे बृहदाकार खंभे गाड़ दिए गए हैं। कोलकाता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निरी फीकी सी जान पड़ती है। यहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदनकानन वन को भी, कौन सा गार्डन का नाम है, ईडन गार्डन, तो पारिजात परिशोभित नंदनकानन वन को भी मात दे रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय के विश्व श्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाण सरस्वती देवी भी कहने लग जाएंगे कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ट विलियम कॉलेज के फौजी को सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महाशय देखने में खास बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी एक सुंदर मयूर है। कार्तिकेय का वो क्या है, साधन क्या है, मयूर है। बस इससे उनके वीरत्व का भी परिचय खूब मिलता है। वहाँ के मिंट टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर का भी अचकचा जाएंगे तथा भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने के हेतु आपको सादर आमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है कि यहाँ आने से आपको अनेक लाभ भी हो। आप तो अनादिकाल से निज उज्जवल वपु से कलंक की कालिमा लेपन करके कलंकी, शशांक, शशधर, सालक्षण, सासालक्षण, ठीक है, इतने नामों से पुकारा गया है, आदि उपाधि मालाओं से भूषित हो रहे हैं। सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञानविद पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति में काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की कालिमा छुड़ाने में वे फलीभूत न होंगे? शायद आप यह बात भी अभी तक विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी सूर्य भगवान पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निकल जाता है तभी ग्रहण होता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे चंद्रदेव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को जड़ से उखाड़ कर फेंक दें। अब भारत में ना तो आपके और ना आपके स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य है। और अब
और न अब भारत की वह शस्त्र श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं के कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो यहाँ के प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती थी, पर आपके वंशधारों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम मात्र के हैं वे काट के पुतलों की भांति जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने को आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतर महाशय को और देवताओं, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेते आए। आशा है धनवंतर महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा का लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज ईश्वर न करे आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहाँ से उनको निकालना कुछ सहज बात ना होगी। यही जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं पा सकते तब वहाँ आपके देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा। यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज अपने यहाँ की दंड विधि कानून को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ ना हो तो यहाँ से वे 2-4 टाइपराइटर भी खरीद ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से उनके ऑफिस में कार्य की अधिकता होवे तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत ही सुविधा और सहायता पहुंचेगी। वे लोग 2 दिन का काम 2 घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा होती हूँ। मैंने तो आपसे इतनी बातें कहीं पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक का भी उत्तर ना दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को मैं स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफ़ा यहाँ आइएगा ज़रूर। तो यहीं पर इस कहानी का अंत होता है, और जितनी भी यूजीसी नेट के यूनिट 7 में लगी कहानियाँ हैं हम सब पे वीडियो बनाए हैं, आप हमारे चैनल पे जा कर के देख सकते हैं। और तैयारी करने के लिए हमें अभी से लगना होगा। अगर आप जो है ये निबंध का, सबसे पहले तो हम छोटा कोई यूनिट उठाते हैं, जैसे कहानी का है यूनिट उठाएंगे, फिर इसके बाद निबंध पे आएंगे, इसके बाद नाटक पे, फिर उपन्यास पे, और फिर लास्ट में आत्मकथा पे। ठीक है, तो ऐसे करके हम चलेंगे। और अभी हमने जितनी भी स्टोरी डाल दी हैं आप देख सकते हैं, और लगे रहिए नेट यूजीसी नेट जीआरएफ नेट की तैयारी में। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।